यस। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, सैंपल पेपर नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं? तो स्टॉक ऑफ गोल्ड विद दी आरबीआई। सर हमारे पास बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट के पास कोई भी पैसा पड़ा हो सर, वो कभी भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो इसमें आंसर क्या होगा? स्टॉक ऑफ गोल्ड विद दी आरबीआई। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये स्टूडेंट, जिसके अंदर आप लोग एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट शो करते हैं, किसके? गुड्स एंड सर्विसेज के। तो सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ सरप्लस ऑफ 30,000 करोड़ जी। 30,000 करोड़ का सरप्लस आया है जी। सरप्लस आया है, इसका मतलब ये बात कंफर्म्ड है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ होगा और इंपोर्ट कम हुआ होगा। द इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ अ नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट। इंपोर्ट इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट। क्या? मेरे पास जो इंपोर्ट है वो हाफ है किसका जी? एक्सपोर्ट का। वन सेकेंड, अब तो एक काम कर, इंपोर्ट हाफ है किसका? एक्सपोर्ट का। तो वे एक काम कर, एक्सपोर्ट को ना एक्स मान ले। एक्सपोर्ट को क्या मान ले? एक्स। तो देखा, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या क्या यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि ये काम कर, लेट द एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को हम लोग मान रहे हैं एक्स। ठीक है। और जो इंपोर्ट्स है ना, वो इंपोर्ट्स ना एक्सपोर्ट का ना हाफ है। तो मुझे लगता है एक्स का हाफ। अच्छा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, कोई बैलेंस हो, आया कैसे होगा? एक्सपोर्ट को माइनस करा होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस। तो जब एक्सपोर्ट माइनस होता है क्या जी? इंपोर्ट्स, तो आप लोगों के पास क्या आया होगा? बैलेंस, जो कि सरप्लस आया है। जो कि क्या है? कुछ याद है सरप्लस कितना आ रहा था? कितना आ रहा था? 30,000 मेरे पास क्या आ रहा था? सरप्लस। एक्सपोर्ट क्या है? एक्स माइनस एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू 30,000। एक काम कर, इसको टू ले ले एलसीएम। तो वन टू जा टू, टू टू एक्स माइनस टू से टू कट गया तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30,000। तो दो एक्स में से एक एक्स जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स। तो एक्स डिवाइड बाय टू इज इक्वल्स टू 30,000। तो कितना आएगा बच्चों? एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 60,000। और एक्स आपने किसको माना था? एक्सपोर्ट को। तो एक्सपोर्ट हो गया कितने का? 60 का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आधा कितने का हो गया? 30 का। तो 60 में से जब 30 गए तो बचे भी कितने? 30। तभी सरप्लस कितना आया था जी? 30। कितना सरप्लस आया था स्टूडेंट्स? तो आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन्ड है, देखो जरा ध्यान से। 90,000, 60,000, 15,000 और 2250। क्या आंसर होगा जी? 60,000। तो एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास? 60,000। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। बच्चे करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? बच्चे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और सर्विसेज होता है। यस सर। सर करंट अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक विजिबल में और एक किसमें? इनविजिबल। सर विजिबल में आते हैं गुड्स और इनविजिबल में क्या आती हैं? सर्विसेज। क्या आती है इनविजिबल में? सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। हाँ सर, ट्रांसफर्स भी होते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स भी। यस, आंसर क्या है बच्चे? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड्स। डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है? भाई ये वो डिपॉजिट्स हैं जो हम अपनी मर्जी से जब चाहे विड्रॉ करा सकते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? तो डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। यस बच्चों, अगर सेविंग अकाउंट में कोई डिपॉजिट है या फिर करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, आप जब चाहो तब उसे क्या करवा सकते हो? विड्रॉ। तो इट इज करेक्ट। सेविंग एंड फिक्स्ड, फिक्स में आप जब चाहो नहीं करवा सकते, करंट एंड फिक्स नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं है, तो सिर्फ आंसर क्या है जी? ए पार्ट। Done students. Question number 4. Which bank in India is the controller of credit? कंट्री के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्वेश्चन। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई सी भी चीज दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम। सही बात है, मैंने पढ़ा हुआ ये मनी के क्या है? फंक्शंस। ये मनी के क्या है जी? फंक्शंस। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन इन द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट। भाई मुझे ये भी सही लग रहा है, और तो मुझे यस बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसका मतलब आंसर क्या है? डी पार्ट। आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डी पार्ट।
नेक्स्ट मेरे पास है बच्चे क्वेश्चन, गुड्स परचेज फॉर डैश पर्पस आर द फाइनल गुड्स बच्चों। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के लिए जो लिया गया हो, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। आंसर इज बोथ ए एंड बी। आप लोगों ने फाइनल कंजम्पशन, फाइनल गुड क्या पता प्रोड्यूसर ने लिया हो तो वो कौन सा पर्पस हो गया, इन्वेस्टमेंट। क्या पता कंज्यूमर ने लिया हो, कौन सा हो गया। और वैसे भी फाइनल गुड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोड्यूसर फाइनल गुड एंड कंज्यूमर फाइनल। बच्चे रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली। इस फिगर में देखो और बताओ क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक ना प्रोड्यूसर हाउस होल्ड ना इनपुट दे रहा है प्रोडक्शन सेक्टर को, और प्रोडक्शन सेक्टर उस इनपुट को कन्वर्ट कर रहा है आउटपुट में। मुझे अच्छी तरह पता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ना दो तरह के फ्लो थे। एक अब मेरे पास रियल फ्लो था और एक मेरे पास सर्कुलर नॉमिनल फ्लो। एक रियल फ्लो और नॉमिनल। नॉमिनल फ्लो के अंदर मनी इंक्लूडेड था, जबकि रियल फ्लो के अंदर मनी इंक्लूडेड। तो मुझे लगता है ये मेरे पास कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो। कौन सा फ्लो है? अगेन क्वेश्चन बच्चे, असर्शन एंड रीजन। A country always try to balance the BOP. A country always tries to balance the BOP. No, false. यार ये क्या मतलब है? कोई कंट्री ऐसा थोड़ी चाहती होगी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट कैसा आ जाए, बैलेंस। भाई ये तो अपने आप होता है, कभी कभी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो कभी भी बैलेंस नहीं आता, और कोई कंट्री चाहती भी नहीं है कि उसका बैलेंस ऑफ, वो कोशिश नहीं करती कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा आ जाए, बैलेंस। अगर तेरे पास तूने लोन लिया हुआ है तो पैसा आया ज्यादा है और पैसा गया कम है, तो तुम उसको बैलेंस क्यों करना चाहोगे? कैसे बैलेंस करोगे? कोई नहीं कंट्री चाहती कि क्या करा जाए जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया जाए, बैलेंस। ये तो हम अकाउंटिंग सेंस में चाहते हैं कि भाई वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुझे क्लियरली मेंशन हो जाए, कितना आया कितना गया। इसलिए मैं अपनी सिर्फ अकाउंटिंग सेंस में उसको क्या चाहता हूँ, क्या करना जी, बैलेंस। पर कोई कंट्री चाहती नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं, जानबूझ के कर दूं क्या इंपोर्ट बैलेंस लाने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार? तो आंसर ये असर्शन क्या हो गया जी, फॉल्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिकेट स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली बात, जब असर्शन इज फॉल है तो आंसर क्या है जी, डी पार्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यस सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक transactions that take place between one country and, सही है सर, सही है। Balance of trade is a difference between the value of goods exported and, अरे both the statements are true। D part, सॉरी डी नहीं, इसमें कौन सा पार्ट होगा, सी पार्ट नहीं, डी पार्ट। यस, both the statements are true। Commercial banks are the financial institutions who accept deposits जी। जो डिपॉजिट्स क्या करते हैं जी, एक्सेप्ट। हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांस लोन्स टू देम जी। ट्रू, सही बात है। कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं जो पैसा लोगों के पास से डिपॉजिट करवाते हैं और दूसरे लोगों को लोन दे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग द करेंसी, ये भी सही है जी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यस मैं याद आ गया। सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं, बैंकर टू दी। वर्क्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश, ये भी सही बात है। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, ये भी सही बात। बट ये दोनों सही बात है, बट ये इसका कोई रीजन नहीं। तो मुझे आंसर लगता है दैट बी पार्ट, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, no no no, yes A part, both assertion and reasons are true, but reason is not the, both are the functions of central bank. Next, banks charge a higher interest rate on loans what they offer on deposits। जब डिपॉजिट होता है तो बैंक इंटरेस्ट देता है, लोन देता है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो हमेशा ज्यादा हो, और जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो हमेशा। तो बैंक डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज एंड इंटरेस्ट गिवन इज द मेन इनकम ऑफ कमर्शियल बैंक। द डिफरेंस बिटवीन, अरे वही लिखा हुआ है। तो यस, बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion। Indian rupee plunged to all time of rupees 80.10 against the US dollar। That means Indian rupee remains low। If Indian rupees remains low, that means the purchasing power of Indians will decrease। It is known as depreciation of currency। क्या बोलते हैं इसे? It makes importer, it makes import, नहीं मेक्स इंपोर्ट, मतलब हम लोग इसमें बोल रहे हैं कि उसको सस्ता बनाएंगे या उसको महंगा बनाएंगे। हाँ जी, हमारे लिए पूछ रहा हूं मैं कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो, कॉस्टलियर। इट मेक्स इंपोर्ट कॉस्टलियर। दिस विल रिड्यूस द imports and increases the exports, because for them Indian goods becomes cheaper।
अरे मुझे क्वेश्चन तो पता ही नहीं है, अच्छा सिचुएशन बतानी थी बस, यही सिचुएशन। गवर्नमेंट इज incurring expenditure on child immunization program, very good government, and whenever the government is spending something, that means government final consumption expenditure. Government final consumption expenditure is a part of expenditure method. So PFC, GFC, GDCFN, net exports. So whenever GFC increases, GDP also increases. So yes, it will increase the GDP. And yes, it also increases the welfare of people. If there is a proper immunization of children, that means they get the proper nutrients and anything which is necessary for the growth and the development. It will increase a healthy labor force in our country, healthy workforce in our country, and healthy person always contributes more to the GDP and more to the welfare. So is the expenditure done by the government is a part of it increases the GDP? Yes. It increases the welfare? Yes. Does the given statement mean that welfare of the people of India will increase along with the increase in GDP? Yes. Calculate NVAFC students. NVAFC. आई होप आप लोग एस्टिमेट कर लेंगे और मुझे सारे मिलके आंसर बता देंगे जी। NVAFC कौन सा मेथड है? सेल्स प्लस, ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वी गेट GDP MP, या फिर वी गेट GVA MP, और GVFC से MP से कहां जाना है? GVAFC पे। फास्ट अभी करेंगे, जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट दिखाओ। आप लोगों के पास बच्चे सेल्स गिवन है, सेल्स आप लोगों के पास 3500 प्लस चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक गिवन है, हाँ जी गिवन है 50 है, तो सर मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 3550, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 3550। कुणाल सर माइनस आईसी, आईसी किसे बोलते हैं? आईसी बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो मैं आईसी माइनस कर रहा हूं, आईसी कितना है मेरे पास? 2000। मैंने आईसी माइनस किया 2000, मेरे पास आया 1550, ये मेरे पास आ गया GVAMP। बट मुझे क्या चाहिए सर? सर मुझे चाहिए NVAFC। सर MP से कहां जाऊंगा? FC पर। MP से कहां जाऊंगा? FC पर। और MP से FC जाने के लिए माइनस क्या करना पड़ेगा? IC नहीं, माइनस क्या करना पड़ेगा? IT। IT माइनस करूंगा, डेट इज 350। ये मैंने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया 1200। प्लस करूंगा क्या? माइनस IT प्लस क्या करूंगा? सब्सिडी, सब्सिडीज नहीं है सर। A से A, V से V, ग्रॉस से नेट, माइनस डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कितना है? 500। सर आंसर मेरे पास आ गया 700, मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट 700। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट, व्हेन MPC इज ग्रेटर देन MPS, MPC बड़ा है किससे? MPS। तो क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाएं तो क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमेशा 5 से ऊपर आएगा कुणाल सर? MPC इज ग्रेटर देन MPS, खुद सोच के देखो। MPC प्लस MPS क्या होता है स्टूडेंट्स? बताना जरा एक बार, बिल्कुल पता होगा आपको। MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू हमेशा क्या बोलते हो? 1। आप कह रहे हो कि MPC बड़ा है किससे? MPS से। इसका मतलब MPC या तो 0.6 होगा, या फिर 0.7, या फिर 0.8, या फिर 0.9, या फिर 1। सर ये MPC होगा सर, अगर आप ऐसा कह रहे हो। कैसा कह रहे हो? दैट MPC इज ग्रेटर देन MPS। और अगर ऐसा है कि MPC इज ग्रेटर देन MPS, तो सर मैं K का फॉर्मूला लगाता हूं एक बार। सर K इज 1/1 माइनस MPC। सर सबसे पहले चलो यही ले लेते हैं। सर K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.6, दैट इज K इज इक्वल टू 1/0.4। सर यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया, 2 2 2 5, तो मिनिमम वैल्यू आई कितनी नहीं है यार? 2, मैक्सिमम हमारे पास आई कितनी नहीं है? 2.5। आप 1 लगा लो, चलो आप 1 लगा लो, तो K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1, सो K इज इक्वल्स टू 1/0। तो मेरे पास क्या आ गया जी? नॉट डिफाइंड। तो सर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि K की वैल्यू हमेशा 5 से ऊपर ही आएगी? देख लो सर, MPC ज्यादा है किससे? MPS से, और K की वैल्यू 2.5 भी आ रही है, K की वैल्यू इन्फिनिटी भी आ रही है। नहीं आ सकता ना सर आप,
नहीं आप देखो ना, एक बार करो ना एक बार। ये कह रहे हैं ऑलवेज, तूने क्वेश्चन देखा है एक बार क्या बोल रहा है ये देख। एक सेकंड लोग ना, मेरे पास पार्ट देखना है एक बार, कहाँ चला गया ये देख। कह रहे हैं द इफ एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विल बी ग्रेटर देन 5। मेरी बात सुन, एमपीसी क्या है, बड़ा है किससे, एमपीएस। विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 5। तो आपके पास आ रहा है ये ऐसा का, आपके पास कैसी भी, आप 0.9 लेके देख लेते हैं एक बार। k is equals to 1/1 minus MPC, k is equals to 1/- minus 0.90, तो 0.10। यहाँ मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, MPC that k is 1 minus 0.9, तो कितना आया 1/0.1, मतलब तो k की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। तो इसके अंदर आप लोग ने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी कि यस सर मेरे पास इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट टू से दैट कि एमपीसी की वैल्यू, ओ के की वैल्यू हमेशा 5 से ऊपर आएगी। तो आंसर क्या है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई मार्जिनल वाली चीज कभी भी नेगेटिव हो सकती है, एक्स्ट्रा वाली चीज नेवर। एपीएस नेगेटिव हो सकता है बट एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर बता रहे हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू दी कमर्शियल बैंक। अगर आरबीआई ने रेट कम कर दिया है तो अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ज्यादा लेंगे। इसका मतलब पहले सिचुएशन क्या चल रही होगी, पहले सिचुएशन चल रही होगी कंट्री के अंदर डिमांड नहीं होगी, लोगों की परचेजिंग पावर, इसका मतलब कंट्री में चल रहा है रिसेशन। इस लाइन से ये पता लग रहा है। इट इंक्लूड्स द सीआरआर and banks for the first time as over 7 years, CRR for all banks by cut by 100% basis point। 100% से रिजर्व्स भी कम हो गया। यस सर आप सही कह रहे हो, कंट्री में रिसेशन चल रहा है। सर क्वेश्चन क्या है, ऐसे कोई 2 स्टेप्स बताओ ना जो आरबीआई करेगा कंट्री के अंदर डिफ्लेशन को डील करने के लिए। सर 2 स्टेप्स, सर मेरे पास सर बहुत सारे स्टेप्स हैं। सर क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं और कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव। अगर सर परचेजिंग पावर लो ही कम है तो आरबीआई दूसरा स्टेप पता क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को नाल सर सारी सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा, जिससे कमर्शियल बैंक के पास पैसा जाएगा, कमर्शियल बैंक आगे लोगों को लोन देगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जी, सॉल्व। और आरबीआई क्या करेगा सर, और आरबीआई क्या करेगा सर, ये तो बैंक रेट के बारे में तो ऑलरेडी उन्होंने बात शुरू करी थी, उसके अलावा 2 बताने हैं जी। एक हमारे पास आरबीआई और क्या करेगा, एक तो आपके बैंक रेट हो गया, एक आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, और एक मेरे पास हो गया रिजर्व्स। आरबीआई अब कमर्शियल बैंक को बोलेगा तू रिजर्व्स रख कम और लोगों को लोन दे ज्यादा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन था कि आपके सामने जो मेंशन हुआ पहले उसका नाम बताओ। मैंने बता दिया उसका नाम है मेरे पास बैंक रेट। कह रहे 2 अलग और पॉलिसीज बताओ, मैं 2 अलग पॉलिसीज का नाम है रिजर्व्स और एक नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये दोनों यूज किए जाते हैं कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी और कम करने के लिए भी। बट आपने जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है क्योंकि कंट्री के अंदर ऑलरेडी क्या चल रहा था, डिफ्लेशन। डिफाइन द फुल एम्प्लॉयमेंट। The full employment is a situation the country when in the country all the workers, all the people who are willing to work, who are able to work gets the work, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। क्या बोलते हैं उसे, कैन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन बी रीच इन एन इकोनॉमी एट लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, यस इट कैन। आप सब बच्चों को पता है स्टूडेंट्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इसका मतलब ये ध्यान से देखो, आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बताना है वहां पर भी। आपके पास ये रहा बच्चों एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा आपके पास एग्रीगेट डिमांड। तो बच्चों आप लोगों का अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, ये देखो ये रहा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है बट इक्विलिब्रियम तो इससे पहले ही आ रहा है, तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम आ रहा है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन था क्या कि कैन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन बी रीच इन एन इकोनॉमी लेस देन द फुल, यस सर। सर फुल तो ये था सर, उससे पहले ही आ गया। और इसको और एक्सप्लेन करने के लिए तू क्या बोल सकता है सर, ओ एफ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्या ओ एफ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सर, OF is the full employment level. Sir, OE is the equilibrium level, sir.
and sir OF is more than OE. OE occurs before the OF. So yes sir, equilibrium reached before the full employment. We can explain this situation. Explain the role of margin requirement in dealing with the problem of excess demand. If in a country there is an excess demand, that means there is more purchasing power of a people. So what does government do with the help of margin requirement? Government increases the margin requirement. Whenever the margin requirement increases, the loan given to the needy people is less than the past time. पहले से क्या कर दिया जाएगा? कम. तो लोगों को लोन अब कम मिलेगा, लोगों की परचेसिंग पावर, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी और प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड की क्या हो जाएगी? सॉल्व. जीएनपीएफसी निकालना है, सेम आपके पास क्वेश्चन है जी. जल्दी है, सारे बच्चे निकालेंगे. जीएनपीएफसी बच्चों दिखा बेटा. जीएनपीएफसी स्टूडेंट्स, मेथड कौन सा दिया हुआ सर? सर कोई मेथड नहीं दिया हुआ सर, सिर्फ कन्वर्जन का क्वेश्चन है लगता है मुझे. सिर्फ कन्वर्जन का क्वेश्चन है सर. सर एनडीपीएफसी दिया हुआ है सर, वो है 120. और निकालना क्या है सर? जीएनपीएफसी. ठीक है सर, जो दिया होता है वो ऊपर लिखते हैं, जो निकालते हैं उसे नीचे लिखते हैं और राइट से लेफ्ट कन्वर्ट करते हैं सर. सर एफसी से एफसी जाना है, कुछ नहीं करने का. सर पी से पी जाना है, कुछ नहीं करने का. डोमेस्टिक से सर नेशनल जाना है. सर प्लस करना होता है एनएफआईए. सर एनएफआईए दिया क्या हुआ है सर? नेट फैक्टर इनकम रिसीट. सर वो तो -10 दिया हुआ है सर, तो ये आ गया मेरे पास 110. नेट से ग्रॉस जाना, नेट छोटा होता है ग्रॉस बड़ा होता है सर, तो प्लस करना पड़ेगा क्या? डेप्रिसिएशन. नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन. सर डेप्रिसिएशन कितना है? 60 सर, 60. सर आंसर आ गया 170. आंसर आ गया सर 170 सर. सर बी सर. सर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, पता है सर, पता है सर. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज लाइक मींस पेरेंटल एक्टिविटीज. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. And sir, non-monetary exchange never includes money, and the thing and the service or anything which does not include the money never includes in the estimation of national income. But non-monetary exchanges increases the welfare in the nation. पेरेंट्स मेरी हेल्प कर रहे हैं, पेरेंट्स मदद कर रहे हैं, वेलफेयर तो बड़ा, बट उसका कोई जीडीपी के ऊपर इफेक्ट. तो क्वेश्चन क्या है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. यस सर, बिकॉज इट नेवर इंक्लूड्स एनी मॉनेटरी एस्पेक्ट. तो जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट इंक्लूड नहीं होता तो वो कभी भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता. एक्सप्लेन द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल. व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्स्ड इनकम? सर मिक्स्ड इनकम मींस सेल्फ अर्न्ड इनकम बाय द इंडिविजुअल या बाय द प्रोप्राइटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो एक बिजनेस अपने ओनर को देता है जी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेस यूजेस द लैंड और उस लैंड का ओनर ही उसका प्रोप्राइटर है. तो बिजनेस रेंट देता होगा, क्या देता होगा? लैंड पे क्या देते हैं, बट रेंट मिल किसको रहा है जी? ओनर को ही मिल रहा है. दैट इज सेल्फ अर्न्ड इनकम. कौन सी इनकम है जी? सेल्फ अर्न्ड इनकम. इफ द प्रोप्राइटर इज वर्किंग एज एन लेबर, so business has to pay the wages to the proprietor. That is also called as self-earned. So as a person or as a worker, if I can work in some other organization, तो मुझे वहां से भी तो क्या मिलती? wages. बट मैंने वो लेबर का काम कहां पे किया? अपने ही बिजनेस में, तो तब भी वेजेस मिलेंगी. बट ये मेरी कौन सी इनकम है? सेल्फ अर्न्ड. इसको बोलते हैं क्या? मिक्स्ड इनकम. हाँ जी. फाइंड द एनवीएफसी. मुझे लगता है निकाल लोगे. इसमें एक दिक्कत क्या करते हो बताता हूँ, सुनो. इसमें आपको डेप्रिसिएशन नहीं निकलता, तो बच्चों को डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कंफ्यूज कर दिए. कह रहे हैं कि ना हमारा गुड 10 साल तक चला और गुड की वैल्यू थी 10 रुपीज. गुड 10 साल तक चला, गुड की वैल्यू कितनी है? 10. तो 10 साल चला तो खत्म हो गया इसका? हाँ खत्म हो गया. तो समझ लो हर साल 1 रुपए से कम हो रहा था. हर साल 1 रुपए से कम हो रहा था, वो होगी डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज 1. डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1. एक ये दिया होता है, यहां से डेप्रिसिएशन निकालना होता है. और अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या है? चेंज इन स्टॉक. हाँ जी. तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड.
एक ही बार यूज किया खत्म हो गया। आईसी, तो ये यहां से निकलता है आईसी, यहां से निकलता है डेप्रिसिएशन, ये मेरे पास है चेंज इन स्टॉक, आईटी ये रहा, सेल्स ये रही। आपको अच्छी तरह पता है फॉर्मूला, दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, वी गेट जीवीए एमपी। निकल जाएगा जो निकालना हो। जीवीए एमपी को कन्वर्ट कर देना किसमें, एनवीए एफसी में। इंटरप्रेट द गिवन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट, सिर्फ इंटरप्रेट करना है, नथिंग एल्स। और इंटरप्रेटेड का क्वेश्चन आ जाएगा तो भगवान जी को थैंक यू बोल देना कि इंटरप्रेटेड क्वेश्चन आया। आप लोगों को जो वहां पर दिख रहा है सिर्फ वो लिख दो। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि फिस्कल डेफिसिट हमारे पास अप्रैल नवंबर 19 का, 20 का, 21 का दिया, तो बस लिख के आ जाओ दैट व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोविंग्स। द फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। Fiscal deficit is an most important indicator for getting or for knowing for if we want to know about the credit worthiness of the country, the fiscal deficit is very important। ये लिख दिया, ये अपने मन से लिखा, बाकी ये लिखा हो जी। In April, in 19, the fiscal deficit is 8.1, but in 20 we have to borrow more. That is why fiscal deficit rise to the 10.9, but in 2021 it dropped to the 7%. That's it। यही सेम बात किसके बारे में, प्राइमरी डेफिसिट। ओ हो, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट? सो प्राइमरी डेफिसिट मींस इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग, दैट मींस करंट ईयर डेफिसिट। So in 19 the primary deficit is 4.7 lakh crores, which rises to 6.9 and ultimately decreases to 2.4। that's it। जो दिख रहा है वही फिगर मेंशन करनी है, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं जी। प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट आप लोगों के सिलेबस में है, तो आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन करी होगी, तो बस वो डेफिनेशन बता दो और यहाँ पे मेंशन कर दो क्या। द गवर्नमेंट अंडर द उज्ज्वला योजना इज प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी कनेक्शन, फ्री एलपीजी कनेक्शन जी। So before this Ujjwala Yojana, before LPG, they are using the wood for the production of food, for the cooking of food. So they are using the firewood, or they are using the cow dungs, which will impact their life or a breathing problem. If government provides LPG to their house, it will increase their health quality। क्या इंक्रीज करेगी उसकी? So what objective of government is trying to fulfill through the government budget? Reducing income inequality? No. Reallocation of resources। गवर्नमेंट के 5 ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। What are the, yes, dash are the institutional source of agriculture credit। institutional तो दोनों हैं, both A and B। Demonetization is dash policy where the legal status of currency, legal, social, political, economic। legal लिखा होगा, सारे बच्चे बेवकूफ लीगल ही लिखेंगे। economic, demonetization is an economic policy भाई। The Britishers introduced railways in 1850। dash campaign aimed at industrialization of China on a large scale, great leap forward। The next one is, which of the following countries initiated its process of economic, sir India sir। sir arrange the following events of Pakistan, याद ही नहीं होगा। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसी के बाद 1970 में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड। सेकंड वन, अब सेकंड वन किस में है? सेकंड वन 4 and 3। कोई 2 पता लग जाए, 3 पता लग जाए, 2 पता लग जाए, इसलिए आंसर आ जाता है। बाजी कैसा लग रहा है? नाबार्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंडियन आगे देखो आती थी ना ये तो। नाबार्ड is a apex body which coordinates the functioning। आज करा है जी? Yes sir, true। Sir NABARD was established on, yes sir, true, but this is not the sorry तो पूछ नहीं, sorry both the statements are true। answer is D। the emergence of self help group, क्यों आए हैं self help group sir? the emergence of self help group ensured the reduction in the fissures of formal credit। जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी, इसको दूर करने के लिए आए हैं। यस सर। द बोरिंग्स फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप ओनली कन्फाइंड टू द कंजम्पशन पर्पस। यस सर।
आज ही बताया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो लोग बोरो करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं, कंजम्पशन। सर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट सर, सर अ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यस सर, ट्रू। सर द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन, ये भी सही बात है, अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सही बात है ना। तो इसका मतलब सर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। A part, yes. Question number 25. Human capital treats human being as a means to end. True. Sir, human capital formation decreases by the way of सर ये तो सर गलत है सर, decreases by the way of investment। तो सर हमारे पास assertion is true and the reason is false। Answer is D part। सर फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट सिस्टम्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कॉरेस्पॉन्डिंगली, सर प्लीज आप बताएंगे सही कौन सा होगा। कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन एंड टूल्स, राइट, यही सही है सर। जमींदारी सिस्टम, यहाँ भी ये डेमोग्राफिक 1935 में, क्या 1927 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921 यार, सॉरी भूल गया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 52 साल तो कभी पढ़ी भी नहीं मैंने यार। आंसर इज ए, मतलब यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी आंसर होगा। यस। डैश प्रोटोकॉल, एनवायरमेंट चैप्टर से आ गया प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल यार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ जी क्या हो गया, ठीक है चुप रहो। Which of the following is not a non-institutional source of credit? Not a non-institutional. Land development banks are the institutional, non-institutional थोड़ी ना। Not है बाजी, इनको एक्चुअली आती है, इंडियन इकोनॉमी बताया है। Green revolution enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that could be used during the times of shortage. Yes sir. Sir, in the under the green revolution, there is a bulk production of food grains, which will increase the market, which will increase the supply of food grains in the market. And whenever the supply of food grains increases, availability of food grain increases, the price of the food grains will be falling. कम होगी प्राइस, अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी है तो उसका प्राइस कम होगा, which will benefit the low income group people. Now the low income group people can easily purchase the food grains. आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एग्जैक्टली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप लोगों के साथ ये क्लास फिनिश होगी, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भी और यूट्यूब में आपके डिस्क्रिप्शन में भी इसके आंसर्स होंगे जी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, sir, according to this IPR 1956, all the industries were classified into 3 parts: Schedule A, Schedule B, and under the Schedule A there are 17 industry totally controlled and managed by the government. Schedule B consists of 12 industry managed by the and supplemented by the private sector. Schedule C industry consists of 3 and 4 which is totally controlled by the, but private sector को क्या चाहिए था, license। उसमें क्या लिखना है, लिख लियो तो टाइम है, लिख लियो। Explain 2 forms of protection from imports: tariff and quotas. All the tariffs and quotas are implemented for the benefit of the domestic producer, for protecting the domestic producer, because India was not in that stage who can compete with the foreign goods. That is why we have to provide the protection to the Indian producers from the foreign producers, foreign competition. इंटरप्रेटेड, दोबारा से इंटरप्रेट आ गया, थैंक यू सर, देते रहना इंटरप्रेटेड वाला क्वेश्चन जब आए अभी आपके पास इंटरप्रेटेड करने वाले क्वेश्चंस, थैंक यू प्लीज बोलते ना भगवान जी को जी। सर यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ ये क्या लिखा हुआ है। चलो एक लिखा हुआ फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो मुझे दिख रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल, और एक लिखा है मेल और फीमेल। मैं सर मुझे सर अभी पता देख के क्या लग रहा है, सर देख के लग रहा है सारे वर्कर्स है, चाहे वो फॉर्मल में हो चाहे क्या हो। सर पहले लाइन में तो पता क्या करूंगा, इन सबको ऐड करके लिख दूंगा, कंट्री के अंदर इतने हमारे पास वर्कर्स हैं जी। बाद में जाए सर इंटरप्रेटेड करने के लिए बोल रहा हूँ, सबको ऐड करूंगा, लिख दूंगा फॉर एग्जांपल 422, 423, 450 हमारी कंट्री का टोटल वर्कर्स इतने हैं जी। फिर टोटल वर्कर्स में से पता है करूंगा, बड़ा चलाक हूं मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा फॉर्मल में ये लिखे हुए हैं, इनफॉर्मल में ये लिखे हुए हैं, साफ पता लग रहा है, अगर 450 भी ले ले 420 भी ले ले, साफ पता लग रहा है मोर देन 90% वर्क्स इन दी इनफॉर्मल से लिख दूंगा। ज्यादा अगर ज्यादा मुझे एक्यूरेशन चाहिए, सबको ऐड करके फॉर्मल वालों को देखूंगा कितने परसेंटेज निकाल लूंगा कि कितने परसेंट है, वैसे होगा 90% जिसने पढ़ा होगा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट तो।
सो ओनली 10% और 10 to 12% पीपल वर्किंग इन दी फॉर्मल सेक्टर। साफ ये बोलूंगा। अच्छा ये बता दिया, अब मैं कंपेयर कर दूंगा किसको जी, मेल और फीमेल को। पता लग जाएगा कि सर हमारे पास मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, फॉर्मल में या फिर इनफॉर्मल में। बस इंटरप्रिटेट करना, सबसे इजी क्वेश्चन यार। ये तो मेरा अभी थोड़ा सा विजिबल नहीं है, लग नहीं रहा ऐसा, तो सबसे इजी क्वेश्चन ये देखो। इनफॉर्मल में फीमेल देखो 6%, इनफॉर्मल में फीमेल देखो 133, इनफॉर्मल में देखो 6। तो दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों फॉर्मल में चाहे इनफॉर्मल में, ज्यादा कौन है सही, मेल जी। ऐसे ही आएगा यार। एक्सप्लेन द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। अरे यार इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया उसको पता है जी। सर ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनियल गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट देयर ओन कंट्री, ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट rather than the interest for the India. Sir, they use such type of economic policy which will convert India into the exporter of raw material and importer of finished goods. So they also started the zamindari system, that is land settlement system, which decelerated our agriculture part. That they also uses the discriminatory tariff policy, which forces our industrialists to shut down the industry, that is decline of handicraft industry. Sir, they opened up the Swiss Canal, which will decrease their cost of transportation. And the final goods are imported from the Britain, and the raw material supplied from India to the Britain will be at a low rate of interest, low transportation cost. Yes, ये भी आ सकता है. How did the government ensure that the small farmers also benefit from the green revolution as compared to the rich farmer? Sir, exactly, sir. There are two phases of green revolution: phase 1 and phase 2. Sir, in the phase 1, sir, exactly, green revolution require many more things also, like the high dose of fertilizers, have high irrigation facility, which cannot be affordable by all the small farmers or the marginal farmers. So for in the first phase, that is from 1960s to 1970s, rich farmers benefited more as compared to the poor farmer, which increases the inequality between rich and poor. So for benefiting the poor farmer in the second phase of green revolution, that is from 1970s to 1980s, government provide subsidies. गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करवाई थी, सब्सिडीज, which reduces the inequality between rich and poor farmers. दोबारा से ऑलमोस्ट इंटरप्रिटेशन ही है जी, अगर देखा जाए तो दोबारा से ऑलमोस्ट इंटरप्रिटेशन ही है, मुझे सिर्फ इंटरप्रिटेट ही करना है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ, स्टडी द फॉलोइंग टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री 11 and 12, analyze the trend of the workforce on the basis of industry and residence. सर हमारे पास इंडस्ट्री देखा जाएगा, there are 3 types of industry, it is primary, secondary and, और प्लेस ऑफ कहाँ से है सर, रूरल और अर्बन। सर प्राइमरी सेक्टर में सर ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा कौन सा होगा, रूरल, बिकॉज सर रूरल एरियाज के अंदर सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट सोर्स है क्या जी, प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर, फार्म सेक्टर एंड नॉन फार्म। सर सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट सर इंडस्ट्री, सर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा किस में होंगी, अर्बन एरियाज में सर। सर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स हाई लेबर स्किल्स, जो कहाँ पे अवेलेबल होंगे जी, अर्बन एरियाज में। सर सर्विस सेक्टर सर वो भी कहाँ पर होगा ज्यादा जी, अर्बन एरियाज में। तो टोटल वर्कफोर्स के बारे में कंसीडर करा जाए तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोग आज भी हमारी कंट्री में कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर पे। सेकंड नंबर पे कहाँ काम कर रहे हैं, टर्शरी में। और थर्ड कहाँ पे काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में। और सबसे ज्यादा जीडीपी कहाँ से आ रही है, टर्शरी सेक्टर से। सेकंड नंबर पे कहाँ से आ रही है, हाँ जी, सेकंड नंबर पे कहाँ से आ रही है, इंडस्ट्री और प्राइमरी सेक्टर से जी, सेकेंडरी। और फर्स्ट और लास्ट पे कहाँ से आ रही है जी, तो जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं वहां से जीडीपी सबसे कम है। Micro credit programs are playing the vital role in the meeting credit requirement of the poor जी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सर दे क्रिएट अ thrift of saving and the pool money is given to a needy member, वो भी very at a low rate of interest। आज ही तो कर रहे हैं हमने मॉर्निंग में चैप्टर, दैट इज रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में आज इवनिंग में हम लोगों ने फिनिश किया है जी। आ रही है मेरी बात समझ, लिख लोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। yes, it also provides employment to the rural women।
In self-help group, for creating the self-help group, the main role played by the women's. Explain the principal role of human capital formation in accelerating the economic growth. That means the relationship between human capital formation and economic growth. And yes sir, there is a direct relation sir. सर डायरेक्ट रिलेशन होता है सर, जैसे जैसे हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, इट विल आल्सो इंक्रीज आवर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, एक कंट्रीज जीडीपी, because healthier person or educated person contributes more to the GDP. It will increase the inventions, innovations and technological improvements, and all these three things, that is inventions, innovations and technological improvement, definitely boost the economic's power. So benefits, but sorry, we cannot calculate that relation. We can say that there is a direct relation. As human capital formation increases, economic growth increases, but we cannot determine the exact value, because there are different indicators of economic development and different indicators of human capital formation. Just because of this differentiating indicators, economic indicators अलग हैं, human development indicators अलग हैं, तो इस डिफरेंस की वजह से हम लोग एग्जैक्ट हाउ मच, कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म से कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, वी कैन नॉट डिटरमाइन, बट यस इट इज करेक्ट टू से दैट देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सर एक कुछ मेंशन है सर मेरे पास. स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किस लिए, सर मैं कुछ एक शॉर्ट टर्म में पढ़ रहा हूँ. स्पेशल इकोनॉमिक जोन सून अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड बिकम अ बूम टाउन्स. एग्जैक्टली कुछ ऐसे जोन्स बनाए जाते हैं कंट्री में फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आओ और इस चीज में क्या करो, इन्वेस्ट. इट ऑल्सो ब्रिंग्स द फॉरेन एक्सचेंज. तो कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे रिलेटेड जो इसके पार्ट हैं जी. कह रहे हैं व्हाट आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे पास क्या है, दैट इज द बूम साइड. ये क्या है हमारे पास, ये जिस जगह पे ओपन होते हैं किस लिए ओपन होते हैं, टू अट्रैक्ट दी. आपको इसका आंसर ऊपर मिल जाएगा. विच टू सिटी से मेंशन होगी, एक चाइना है और एक ही आप लोगों को दिया होगा, ये सियरा जी. वेरी गुड, जो भी होगा पढ़ लेना अपने आप. When were the economic reforms initiated in China? भाई चाइना, इंडिया पाकिस्तान चाइना में ना, इंडिया पाकिस्तान चाइना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास तो सबके ईयर. 1978 में क्या आए थे रिफॉर्म्स, पक्का सही कह रहे हैं, हाँ हाँ जी, 1978 में क्या आए थे रिफॉर्म्स, और ड्यूअल प्राइसिंग भी हुई थी उसके बाद 1979 में, एक साल बाद ही. तो व्हेन वाज, कब आए थे, 1978. What autonomy was given to the local government for motivating the foreign investment? क्या बनाया जी अंडर दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो क्या इंसेंटिव दिए होते सर, देयर इज अ टैक्स कंसेशन. क्या देते थे जी, टैक्स कंसेशन, की कोई भी अगर यहाँ पे चाइना में आएगा तो उनको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जब टैक्स कम है, टैक्स कंसेशन ज्यादा है, तो लोग आकर इन्वेस्ट करेंगे कहां पर जी, चाइना में. यहाँ पे मेंशन भी होगा, ये देख, अलाउड टू ऑफर अ टैक्स इंसेंटिव टू द फॉरेन and to develop their own infrastructure without the approval लेने की भी जरूरत. So these are the incentives given by the Chinese government to promote their economic interest by opening the special economic zones. थैंक यू जी. आप, ये फर्स्ट पेपर था और आप लोगों को लग रहा है कि ये सर बस एग्जैक्टली हम लोग ये कर सकते हैं सर, बहुत इजी है. मैं इसी के आंसर्स जस्ट आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, आप आंसर्स भी देख लो, और अपने एग्जाम से पहले एटलीस्ट 10 पेपर्स अच्छे से करके जाएंगे जी. थैंक यू सो मच जी. जय माता दी.